प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। संविधान की क्लास चल रही है और संविधान के तहत हम पढ़ रहे हैं भाग 5 के तहत हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 73 तक और उसके बाद 4 वीडियो में हम लोगों ने देखा है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे और अपने नोट्स बना लिए होंगे। इसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। वैसे आज करंट का टाइम था या करंट की क्लास आपको देनी थी, लेकिन मौसम और बिजली व्यवस्था सही न होने के कारण करंट की क्लास आज बन नहीं पाई। तो ये करंट की क्लास मिलेगी आपको बुधवार को। तब तक हम इसी संविधान को खींच कर ले चलते हैं अनुच्छेद 78 तक। 73 तक हो चुका है। अभी ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया है वो है अनुच्छेद 73 तक और आज 2 अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 और 75 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक छोटी सी हेडिंग संविधान में हमको मिलती है मंत्रिपरिषद, और अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं संघ की मंत्रिपरिषद। 2 अनुच्छेदों में मंत्रिपरिषद को क्लियर किया गया है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद बनेगी कैसे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ये है इसकी हेडिंग। और अनुच्छेद 74 2 भागों में बटा हुआ है, अनुच्छेद 74 फर्स्ट और अनुच्छेद 74 सेकंड। तो अनुच्छेद 74 फर्स्ट बहुत ध्यान से देखना होगा, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 74 का फर्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ये जितना आप काले रंग में देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है काले पेन से, ये मूल संविधान में इतना ही दिया हुआ था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अगर इसको हम कनेक्ट करें अनुच्छेद पीछे अनुच्छेद 53 से, 53 में हमने क्या देखा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यही देखा था ना। तो यही मंत्री कौन है? राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ भी उसी चीज को क्लियर किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। जो शब्द आपको ध्यान रखना है वो है मंत्रिपरिषद। एक मंत्रिमंडल भी होता है, ठीक है, तो लेकिन हर जगह पूरे संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया है? मंत्रिपरिषद का ही। केवल अनुच्छेद 352 एक लौता अनुच्छेद है पूरे संविधान का जहां पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमको मिलता है। ठीक है, अब आगे इसमें जोड़ दिया गया और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो 1976 द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। अब ये जुड़ने के बाद ऐसा लगने लगा कि जो राष्ट्रपति हैं उनका प्रभाव या वो जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा थोड़ी कम हो रही है। तो आगे चल के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसी 74 फर्स्ट में 2 लाइनें और जोड़ी गई। वो क्या जोड़ी गई? परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, लौटा सकता है और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति की गरिमा को थोड़ा सा बढ़ाया गया और यहाँ ये व्यवस्था कर दी गई कि अनुच्छेद 74 के तहत जो मंत्रिपरिषद सलाह दे रही है राष्ट्रपति को, और जो ये है बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ ये भी कह दिया गया कि पुनर्विचार के लिए जब सलाह को लौटा दिया गया और मंत्रिपरिषद पुनः उसी सलाह को अगर भेजती है, परिवर्तनों के साथ भेजे या बिना परिवर्तनों के साथ, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 2 संविधान संशोधन ध्यान में रखने हैं। ठीक, 74(2) क्या कहता है? 74(2) यहाँ एक क्लियर 74(2) स्पष्ट करता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। यहाँ क्लियर कर दिया गया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो भी सलाह का आदान प्रदान होगा वो न्यायिक क्षेत्र में नहीं आएगा, यानी न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में कोई वाद न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर और
ध्यान रखिएगा कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से कई क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ठीक है, जो मंत्री हैं उनके बारे में और उपबंध क्या है, यही अनुच्छेद 75 में इसकी चर्चा कर दी गई है। अनुच्छेद 75 6 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 75 1 2 3 4 5 6 करके। तो देखते हैं 75 फर्स्ट क्या कहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, मंत्रियों का चुनाव नहीं होगा, ठीक है, इनकी क्या होगी, इनकी होगी नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देंगे राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो चाहेगा ना कि उसके हिसाब के लोग उसके साथ रहें, जैसा वो चाहे वैसा वो काम करे, तभी तो ठीक से काम हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए 75 फर्स्ट में ये व्यवस्था कर दी गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, जैसे किसी भी मंत्री का नाम ले लिया, जैसे रक्षा मंत्री, कि रक्षा मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर वो सीधा करके पूछेंगे तो ऐसे पूछ लेंगे कि रक्षा मंत्री की नियुक्ति किसकी सलाह पर होगी, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर करके रखना है कहाँ पे चीजें कैसे कैसे घट रही हैं। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन आगे चल के इसमें 2 व्यवस्थाएं जोड़ी गई और उसे भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में ही 2 उपखंड जोड़े गए, 75 फर्स्ट का और 75 फर्स्ट ख। किस संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 के खंड 1 में फर्स्ट का और फर्स्ट ख जोड़ा गया, ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दे लीजिएगा। फर्स्ट का क्या कहता है कि मंत्रि परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। पहले क्या होता था, जब ये नहीं जोड़ा गया था 2003 के पहले, अगर कभी ऐसा होता था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, ठीक है, यानी त्रिशंकु सरकार जिसको कहते हैं कि कई दलों ने मिलकर के सरकार बना ली, तो वहां पे व्यवस्था ये होती थी कि बिना वजह के मंत्री बनाए जाते थे, क्योंकि मंत्रियों को तो कई विशेषाधिकार मिलते थे, कई सुविधाएं मिलती थी। तो एक साथ चलन सा चल गया था, पता चलता था कि 543 सीटें हैं, 543 में से 120 मंत्री हैं, ठीक, काम कुछ नहीं है, लेकिन जनता के ऊपर भार तो पड़ ही रहा था। तो इस संदर्भ में संसद ने एक किया संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया और उसके तहत ये बाध्यता लगा दी गई कि अब संसद में मंत्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी लोकसभा की कुल सीटें हैं, उसका केवल और केवल 15%। अब इस हिसाब से अगर हम लेके चलें कि 15% कितना होगा, तो लगभग 82, ठीक है, यानी वर्तमान में अगर देखें तो प्रधानमंत्री सहित 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 75 फर्स्ट का के अनुसार लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसका कितना 15%, और 15% अगर हम निकाले तो लगभग 82 के आसपास, 81 कुछ के आसपास आएगा, उसको हम लेके जाएंगे 82 तक, ठीक है। किसी को आधा अधूरा तो बना नहीं सकते, ठीक। वहीं 75 फर्स्ट ख क्या कहता है कि संसद का कोई सदस्य जो संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल के पैरा 2 के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है, चाहे किसी भी सदन का हो, लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, ठीक। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि अगर मंत्री अगर किसी को बनना है, ठीक, अभी आगे मैं बता देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है अपने पदावधि की समाप्ति तक या पुनर्निर्वाचन तक, जो भी पहले हो मंत्री बनने के अयोग्य होगा, ठीक। तो दल बदल जो नियम लाया गया उसमें भी कैसे प्रावधान है कि कई लोग उस प्रावधानों के अधीन दल बदल करके किसी नए दल में आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ बाध्यता लगा दी गई कि अगर कोई ऐसा दल बदल करता है और अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, तो अयोग्य घोषित करने के बाद उसकी पदावधि का मतलब, जैसे आज चुनाव हुए तो लोकसभा का कार्यकाल कितना 5 साल, तो लोकसभा के जो सदस्य चुने गए उनका भी कार्यकाल कितना होगा 5 साल, लेकिन बीच में उसने दल बदल कर लिया, ठीक है, तो उसकी सदस्यता या कह सकते हैं उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया संसद के। तो अब 2 कंडीशन है उसके पास, या तो दोबारा या अगली लोकसभा का चुनाव हो या
कहीं से उपचुनाव वो लड़े, पुनः निर्वाचित होकर के आए, ठीक, या लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले। तो ये 3 कंडीशन है कि लोकसभा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर ले या वो व्यक्ति पुनर्निर्वाचित होकर के सदन में आए, उसी कंडीशन में फिर दोबारा उसको मंत्री बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी की चर्चा करता है 75 फर्स्ट का, 75 एक का, एक ख, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए 75 दो क्या कहता है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यानी जो भी मंत्री हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये किसी क्वेश्चन को ऐसे बदला जाए कि एक मंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है और ऑप्शन ऐसे बना दें, सामान्यतः 5, सामान्यतः 3, सामान्यतः 6, सामान्यतः 7, तो यहाँ हम कनेक्ट करेंगे लोकसभा से, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, तो इसके हिसाब से हो गया 5 वर्ष, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा 5 साल तक लोकसभा चली तब तक। या ऑप्शन को और चेंज करें तो एक उत्तर ये भी हो सकता है कि लोकसभा में जब तक सत्ता पक्ष का बहुमत हो, ठीक है, जो उसमें सरकार बनाए उसका जब तक लोकसभा में बहुमत होगा, यानी 272 सीटें जब तक उसके पास होंगी तब तक वो व्यक्ति मंत्री रह सकता है। एक ऑप्शन ये बनता है कि कोई व्यक्ति मंत्री पद धारण कर सकता है, ठीक है, अब उसमें 5 साल भी दे दे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी दे दे। तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि अनुच्छेद 75(2) के अधीन हमारा पहला आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर ऑप्शन में नहीं है तभी हम जा सकते हैं 5 वर्ष पर। समझ में आ गया। तो एक लाइन में यहाँ ध्यान रखना है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, ठीक है, वो अलग नहीं है। यहाँ जहाँ जहाँ मंत्री शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये ध्यान रखना है कि उस मंत्री शब्द में प्रधानमंत्री भी आएंगे। तीसरा 75 थर्ड क्या कहता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ एक चीज देख लेते हैं कि अगर अभी हमने क्या देखा कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो यहाँ एक एक मंत्री की, यानी 82 हमने संख्या जो बताई कि अधिकतम 82 हो सकते हैं, तो उसमें से एक एक, जैसे रक्षा मंत्री, अगर केवल रक्षा मंत्री की बात करें कि वो किसके ऊपर किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो राष्ट्रपति। केवल प्रधानमंत्री की बात करें कि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो राष्ट्रपति। केवल वित्त मंत्री की बात करें कि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो उनका वहां भी आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूरे मंत्रिपरिषद को एक साथ ले लिया जाए, मंत्रिपरिषद का मतलब कि सारे मंत्रियों को एक साथ मिला दें, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं सबको एक साथ सम्मिलित कर दे तो बनती है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो आंसर होगा लोकसभा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा में जब तक उस दल को बहुमत प्राप्त है तभी तक मंत्रिपरिषद है। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो मंत्री बन सकता है। लेकिन राज्यसभा का भले है मंत्री बन चुका है, लेकिन उसका मंत्री पद कब तक, जब तक लोकसभा में उसके दल का बहुमत प्राप्त है या उसकी सरकार को बहुमत प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ एक ध्यान रख लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से, ठीक, इसी शब्दों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रखती है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री होगा वो उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति, ठीक है। 75(4) देखते हैं, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, तो मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाएंगे और अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे। हाँ, अभी अगर कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ ले कि मंत्रिपरिषद में सबसे पहले शपथ किसको दिलाई जाएगी, ठीक है, तो 74 फर्स्ट ध्यान में आ जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, यानी सबसे पहले मंत्रिपरिषद में शपथ लेंगे प्रधानमंत्री। तो ऐसे थोड़ा दिमाग चलाना होगा आजकल के क्वेश्चंस में। आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कुछ अलग नहीं पूछे जा रहे हैं, बस वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने ठीक से पढ़ा हो और दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 75(5) क्या कहता है, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी को भी,
चाहे तो मुझे भी कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ मंत्री शब्द आया है ना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री भी कुछ अपवादों के साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि एक आदमी ऐसा है जो बहुमत जुटा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान में स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री सदन का नेता होना चाहिए, सदन का सदस्य होना चाहिए कि नहीं, राज्यसभा या लोकसभा। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उस मंत्री शब्द में प्रधानमंत्री भी शामिल है। मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को 6 माह, इसको ध्यान में रखिएगा, के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं बने रहेगा। ठीक है, तो एक लाइन में अगर कहें तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद दे सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, हाँ, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, हाँ, जब प्रधानमंत्री वाला मामला आएगा तो वहाँ 2 चीजें देखी जाएंगी। अगर बहुमत प्राप्त दल है तब तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको बहुमत प्राप्त दल के नेता को बुलाना ही बुलाना है, ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए या मंत्रिपरिषद के गठन के लिए। लेकिन अगर त्रिशंकु लोकसभा बन जाती है, यानी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन उनको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति 272 का आंकड़ा जुटा लेगा और बहुमत ले आएगा लोकसभा में, तो समझ में आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे मंत्री पद धारण कर लेता है 75/5 के अनुसार, ठीक है, तो 75/5 के अनुसार जो भी व्यक्ति मंत्री बनाया जाएगा उसके सामने एक बाध्यता लगा दी गई कि 6 महीने के भीतर चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, दोनों में से किसी की भी सदस्यता उसको लेनी होगी। ठीक, 75/6 देखते हैं। 75/6 कहता है मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद विधि बनाकर समय समय पर निर्धारित करेगी। यदि संसद ऐसा नहीं करती है तो मंत्रियों को वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची के अनुसार प्राप्त होगा। ठीक है, तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। और अगर संसद ऐसा नहीं करती है तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसके अनुसार उनके वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, एक देवगौड़ा जी का मामला आया था 75/5 के संदर्भ में, ठीक है, कि वहां पे मंत्री शब्द में इसी बात की व्याख्या की गई कि मंत्री शब्द में प्रधानमंत्री भी शामिल है। ठीक, 1996 का मामला था और उसी मामले में ये बताया गया कि यहाँ जो मंत्री शब्द है उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, प्रधानमंत्री मंत्री से अलग नहीं है। ठीक है, तो ये रहा अपना आज की क्लास और इसमें हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 74 और 75। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए, हमारी जो भी वीडियो क्लास है इसको आप क्लास के तौर पर ही देखिए। ठीक है, जैसे एक वीडियो डेली अपडेट हो रही है, आजकल मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी जैसे हर कोचिंग में क्लास करने जाते हैं वैसे ही इसको भी 20 मिनट 25 मिनट अधिकतम 30 मिनट की, ठीक है, करंट की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो उसको उसी एंगल से देखिए, क्लास के नज़रिए से देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, अगर सफलता चाहिए तो थोड़ा गहराई में जाना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इतना तैयार करिए, कल हम मिलेंगे एक नई संविधान की वीडियो क्लास के साथ, जिस होगा अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।